स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RG 24/7 पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री इतिहास में लेसन नंबर 10, जिसका नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, और इसमें पार्ट 2। तो आइए देखते हैं रेशम की मार्ग की कहानी। तो आइए देखते हैं आगे। तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। पर चीन से पैदल, घोड़ों, ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग रूट, सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के साथ ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तान रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। मानचित्र 6 को देखो, इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरे के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में सिल्क रूट द्वारा रेशम पश्चिम की ओर और रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। आइए देखते हैं आगे। सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्यों करना कठिन होता था। चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था। मानचित्र 6 में इसे ढूंढो। समुद्र के रास्ते रेशम भेजने में क्या सुविधाएं और क्या समस्याएं आती होंगी। आइए देखते हैं बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्र होकर विद्वान विचार विमर्श महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल तौर पर उनके निवारण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति पर दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी हैं। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी हैं। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते थे। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान में भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं। आइए देखते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी। सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र। यहाँ इस वृक्ष पर और उसके नीचे के खाली इस आसन को देखो। मूर्तिकारों ने बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए हुई। चित्र में देखिए। आइए देखते हैं आगे। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेशों पर बनाई गई, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दरों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दरों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम करने के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैल गई। आइए देखते हैं आगे कुछ टिप्पणी। बाएं, मथुरा में बनी बुद्ध की मूर्ति एक प्रतिमा का चित्र। दाएं, तक्षशिला में बनी बुद्ध की मूर्ति एक प्रतिमा का चित्र। इन चित्रों को देखकर इनके बीच क्या 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 समताएं और क्या भिन्नताएं हैं आपको बताना है। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। पृष्ठ 100 को एक बार फिर देखो और पढ़ो। क्या तुम बता सकती हो कि बौद्ध धर्म इन इलाकों में कैसे फैला होगा। आइए देखते हैं आगे। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारियों काफिलों में तथा जहाज पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके यात्रा के साथ निकल पड़ते थे। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फा सिएन काफी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले, त्सांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद स्टिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा है और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा है जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। धन्यवाद दोस्तों। इस क्लास की आगे की जानकारी हम अगली वीडियो में देंगे। अगर वीडियो पसंद आए